नाम जो है रजिस्टर कराया था। अगर हमें पता होता कि ये करा सकते तो शायद मैं भी उस वक्त ट्राई शुरू कर देता इस चीज़ की। तो मेरा नाम क्या कहते हैं, डॉक्टर खिजर है। तो 5 साल वेलियां मारी है, मगर अब मैं ये है कि एम आर के एम कर रहा हूँ। एमरजेंसी मेडिसिन का जो MRCP की तरह पाथवे है उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और साथ हमारे डॉक्टर रिजवान अकरम है। अ, ये भी एक्स गार्जियन है, उसके बाद अपग्रेड हो गए थे, इनका भी USMLE का मैच हो गया है। और ये भी करीब अमेरिका चले जाएंगे। ठीक है जी, वेलकम, सबको वेलकम जी। अच्छा, अब सबसे पहले मैं USMLE वाले जी बहुत लोग हैं, और मुझे खुशी है कि USMLE के पूछने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। और आज मैं ये सोच रहा था कि अब 1,000 स्टूडेंट्स हो गए हैं, मतलब 10 बैच तकरीबन हो गए हैं, तो अभी तक 3 लोग या 2 लोग का मैच हुआ है हमारे। गाजियन में तो ज़्यादा होना चाहिए, और इसमें हमें एक सोसाइटी भी बनानी चाहिए। प्लैब के तो माशाल्लाह काफ़ी लोग हो गए हैं, चले गए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डॉक्टर बुशरा। डॉक्टर बुशरा, आप ये बताएं कि USMLE के पाथवे में क्या मुश्किलात क्या आई हैं आपको, और उसके अलावा अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। Assalamualaikum everyone. First, I will introduce myself. I'm from G2. Never thought of leaving my country, but my dream was to be a big professor in Pakistan. और मैंने MBBS के बाद हाउस जॉब भी की। उसके बाद मैंने 2 years की रेजिडेंसी भी की। ड्यूरिंग माई रेजिडेंसी आई गॉट मैरिड। लेकिन उसमें मुझे जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा साथ दिया, दैट वाज कि मैं कर सकती हूँ। दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट आई कैन डू इट। मुझे अपने प्रिपरेशन में इट टुक मी 3 years विद फुल कंसिस्टेंसी। कभी भी मुझे ये डाउट नहीं आया कि मैं नहीं कर सकूंगी। और ड्यूरिंग माई 3 years मैंने कभी कोई ब्रेक नहीं लिया। दैट्स द टफेस्ट पार्ट, कि आपकी शादी है, मेरी अपनी शादी पे आई डिड नॉट टेक अ ब्रेक। आपकी आपकी शादी है, आपकी फैमिली है, यू हैव टू शो योर फुल ना कर यार। कंसिस्टेंसी। आई वुड से एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्लीज अहमद, यू आर एडमिन, प्लीज म्यूट। तो मैं इसमें ये कहूंगी कि कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। कि आपको बहुत बारी ऐसा होता है, आप स्कोर जो चाहते हैं वो नहीं इम्प्रूव हो पाते, आपका कॉन्फिडेंस शटर होता है। लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है। आपने उसको निकालना है उस चीज से कि मेरा स्कोर्स इम्प्रूव हो। सेकेंड थिंग वाज कि हमारे कॉलेज में जब मैंने मैच अप्लाई किया, नो वन हैज एवर डिड इट। स्कूल्स की बहुत बड़ी बड़ी एलिमनाई है, इवन निश्तर में people do USMLE during their med school, like third year, fourth year, final year। और उनकी बहुत बड़ी बड़ी एलिमना है। इवन यहाँ पे कई प्रोग्राम डायरेक्टर निश्टेरियंस हैं, कई सीनियर्स निश्टेरियंस हैं। सो उनको एक एज होता है, उनको एक गाइडेंस में एज होता है जो उनको गाइड करता है कि तुम ये करो, ये ना करो। उनके पास बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनके स्कूल का नाम आउट होता है, दे गेट अ बेनिफिट इन गेटिंग एन इंटरव्यू। लेकिन जब आप किसी ऐसे मेड स्कूल में होते हो जहाँ किसी ने भी नहीं किया होता है, तो आपके कोई कनेक्शंस नहीं होते। एंड कनेक्शन मैटर्स। जब आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, आपने इंटरव्यूज लेने हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, देन कनेक्शन मैटर्स। तो उसमें आपको अपने आप को पॉलिश करना होता है, उस तरह से कनेक्शंस बनाने होते हैं। सो आई वुड से एग्जाम इज डूएबल, बट एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आप एज अ होल एज अ पर्सन चेंज हो जाते हो। द वे यू स्पीक, द वे यू सेल योर सेल्फ, एवरीथिंग चेंजेस। सो हार्डेस्ट पार्ट वाज द कंसिस्टेंसी, आई वुड से। ओके, डॉक्टर बुशरा के कहना है कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी है। मैं इनसे एग्री करूंगा कि आपने, मैं कहूँगा कि आपने एक दफ़ा साल लगाना है, 2 साल लगाना है, 3 साल लगाना है, आप सोच लें कि करना क्या है। आपने USMLE करना है, आपने प्लैब करना है, AMC करना है, आपने MRCP करना है, MR कैम MRCS करना है, जो भी करना है।
एक दफा सोचने में बेशक आप सालों लगा दें, मगर जब आपने सोच लिया है फिर आपने डी ट्रैक नहीं होना, तो इसको आप कंसिस्टेंसी हम कहेंगे। दूसरा इनकी बात थी कि हमने ये देखना है कि उस वक्त जब जैसे डॉक्टर अहमद हैं, डॉक्टर बुशरा, ये सब स्ट्रगल के साथ गए हैं, डॉक्टर रिजवान भी, तो इसमें डॉक्टर कुर्सी हैं हमारी, वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। तो ये लोग बड़े स्ट्रगल के, क्योंकि हमारा कोई एलिमनी नहीं था, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने ये कहते हैं स्ट्रगल किया है। इंशाल्लाह अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो जूनियर्स हैं उनको साथ लेके चलें, उनके लिए कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म वेबिनार हम रखें और उनको वहाँ पे भी हम क्या कहते हैं गाइड कर सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरा I'm क्वेश्चन। sorry, I'm sorry, Dr. Kizat, to cut you. Just to join one more point, यूएसएमएल के ट्रैक में एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा जर्नी का एक्सपेंस कौन उठा रहा है, हु इज रेडी टू पे 50 to almost 50 to 60 lakhs, or you can say 25 to 30,000 dollars for your journey. जब आप प्लान करो, कीप इट इन माइंड कि मुझे किस तरह से प्लान करना है, मेरा एक्सपेंस कौन उठाएगा, मुझे कितनी डेडिकेशन शो करनी है कि आपने माँ बाप का पैसा भी जाया नहीं कराओ। तो आपको उस तरह से फुल प्लानिंग करनी होती है चीजों की। ठीक हो गया। डॉक्टर बुशरा की तरफ आते हैं। मैं अब डॉक्टर रिजवान से पूछूंगा। एक क्वेश्चन है कि अ, अगर थर्ड ईयर में एक बच्चा है, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो उसको यूएसएमएलई प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर रिजवान इंट्रोड्यूस Thank you करा so दें much. डॉक्टर रिजवान, और नेक्स्ट क्या हाँ कहते हैं? हाँ श्योर। मैं भी मेरा नाम डॉक्टर रिजवान अकरम है और मैं भी जो है डिजिखा मेडिकल कॉलेज के सेकेंड बैच से था। तो खैर मैंने तो दोबारा से इंटरेस्ट दे के तो यहाँ पे शेख जायद मेडिकल कॉलेज में आ गया था, क्योंकि ये मेरा होम सिटी था। खैर उसके बाद जो है प्लीज म्यूट मैंने एवरीवन। जो है हाउस जॉब के अहमद बिलाल। जी, तो मैंने बेसिकली जो है ना मेरा प्लान तो था पहले से ही यूएसएमएलई करने का, लेकिन फॉर सम रीजंस मैं नहीं कर सका ड्यूरिंग एमबीबीएस या ड्यूरिंग हाउस जॉब। तो पहले मेरा प्लान था प्लैप करने का, लेकिन उसके बाद फिर जस्ट आफ्टर हाउस जॉब मैंने स्टार्ट की थी इसकी प्रेपरेशन। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट। ओके, सो ओके, तो उसके बाद हाउस जॉब के बाद मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद मैंने फुल प्रेपरेशन इसके की थी। और बिल्कुल मैं एग्री करूंगा डॉक्टर बुशरा के पॉइंट से कि कंसिस्टेंसी डज मैटर और डेडिकेशन आल्सो मैटर्स। अगर आपने यूएसएमएलई करने का सोचा है तो जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिर बीच में जाके जब उनको मुश्किलात पेश आती हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो दैट इज नॉट गुड थिंग। बहुत सारे लोगों के शुबहात होते हैं, डर होते हैं, इससे लेके वही दूर करने के लिए आई थिंक हम यहाँ पे आप आज सेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वी विल टेक ऑल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू ड्यूरिंग दैट। तो ठीक है। डॉक्टर खिजर का भी क्वेश्चन था कि कब कैसे स्टार्ट करनी चाहिए तैयारी, लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। जी तो जी। वैसे ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ही बेस्ट टाइम होता है स्टेप वन देने के लिए। तो स्टूडेंट्स को जो है मैंने वैसे तो ज्वाइन किया ना। फर्स्ट ईयर से ही उनका माइंड बन जाता है या बना लेना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स ही मेनली होते हैं स्टेप वन में। तो थर्ड ईयर में जैसे ही जाएं तो डेडिकेटेडली जो है ना वो तैयारी कर देना स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्पेशली अब तो बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं, लेकिन पहले लोग क्या प्लान पढ़ते थे इसके लिए, लेकिन अभी वो सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से भी कुछ सिलेक्टिव यूनिट्स होते हैं लाइक न्यूरो एनाटमी या फिर जो भी आपका ज़्यादा वीक है सब्जेक्ट, तो वो उसको पढ़ा जा सकता है। स्पेशली जो है लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताया है वही होते हैं। तो अगर वो बंदा साथ साथ फर्स्ट ईयर में भी पढ़ता रहे सेकेंड ईयर में पढ़ता रहे तो उससे आपकी यूएसएमएलई की तैयारी तो होती ही है, साथ में आपके जो प्रॉफ एग्जाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी हो जाती है। तो थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम कि आप उसमें एग्जाम जो है स्टेप वन का दे लो, नहीं तो एटलीस्ट फोर्थ ईयर में बिल्कुल दे लेना चाहिए। तो उसके सब्जेक्ट्स वही हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, साथ में पैथोलॉजी आ जाती है। पैथोलॉजी अगर आप पढ़ लो तो वो आपको फोर्थ ईयर में भी उसका फायदा हो जाता है।
तो करना ये होता है कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, साथ में यूवर्ड करना होता है, और आजकल तो यूवर्ड इज लाइक दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। वहाँ पे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, लेकिन नो डाउट कि आपकी बेसिक्स जो हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो उसके अलावा जो है आपके यूवर्ड होता है, उसके बाद उसकी असेसमेंट्स होती हैं उसके बाद, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद फिर एग्जाम होता है। तो आई वुड से कि थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम टू टेक दिस एग्जाम। ठीक हो गया, थैंक यू डॉक्टर जवान। डॉक्टर जवान ने भी वही बात की है, कंसिस्टेंसी की बात की है। और दूसरा उन्होंने यही कहा है कि क्योंकि सिलेबस और बुक्स और जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम है, तो आप मैं भी ये बात करूँगा कि आपके अगर बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आपको सारी ज़िंदगी काम आएंगे। देखें, अगर सर्जन बन रहे हैं, आपके एनाटॉमी अच्छी है, फिजिशियन है, ये सारी चीज़ें ही ज़िंदगी में काम आएंगी, तो आगे क्लिनिकली भी काम आएंगी। आपको एग्ज़ाम जो हैं सारे इसके बेसिक्स के ओरिएंटेड होते हैं। ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और अब मैं जब एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। ये डॉक्टर बुशरा अहमद रिजवान भी जानते हैं कि आपको ज़िंदगी ना में कभी ना कभी पढ़ना पड़ता है। मतलब आपने हमें, मेरे एक सीनियर थे, अब उनकी बात मुझे याद आती है। वो मुझे कहते थे कि क्यूएमसी में जब हम थे तो मुझे कहते थे, सीधे बात सुन लो, अगर फर्स्ट एनुअल पे नहीं पढ़ोगे, सप्ली पे पढ़ना पड़ेगा, सप्ली पे नहीं, डिटेंशन पे। कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ना पड़ेगा आपको। आपने 5 साल नहीं पढ़ा है, पार्ट वन में पढ़ना पड़ेगा। पार्ट वन में नहीं पढ़ा, आपको किसी एग्जाम में स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये एक चीज़ है कि आपने अपने जो बेसिक्स हैं उनके जो कंसेप्ट हैं उनको बनाना है, और बेसिक जो है अपनी स्ट्रांग करनी है। अब मैं आऊँगा डॉक्टर अहमद तारिक की तरफ। डॉक्टर अहमद, आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराना है, उसके बाद आपने बताना है कि प्लेब का जो पाथवे है उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। क्या उसके लिए भी ज़रूरी है? एक दो क्वेश्चन इस तरह के आए थे, जैसे ये कि हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से क्या कहते हैं कुछ उसके लिए करना चाहिए, तो वो उसको कैसे, अगर प्लेब का कोई रूट चूज करना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, एक बच्चा जो फोर्थ ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या हाउस जॉब में। म्यूट, अहमद आपका म्यूट है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद तारिक है और मेरा जो है ताल्लुक थर्ड बैच से है। तो आई फील वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल कि खिजर भाई ने इतना मैं इंट्रोडक्शन दिया है। बट मैं सबसे पहले तो खिजर भाई को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्रेडिट देना चाहूँगा कि आज उन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है। एंड आई ट्रूली बिलीव कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे जूनियर्स हैं या हमारे कॉलेज, जैसे बुशरा ने भी कहा कि मतलब जब मैं भी फर्स्ट टाइम यूएस किया 2017 में, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि हमारा कॉलेज ईसीएफएमजी रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे तब जाके पता चला कि जब मैं वहाँ पे ऑब्जर्वरशिप सप्लाई कर रहा था तो मुझे कहते थे कि यार आपका तो वो है ही नहीं रजिस्टर्ड। तो तब मुझे समझ आया कि ईसीएफएमजी क्या है, ये क्या इंपॉर्टेंस है। खैर टू कट इट शॉर्ट, खाली इसमें आई थिंक इट वाज अ टीम वर्क। और मेरे सीनियर स्पेशली जो फर्स्ट बैच हमारा था, आई वुड लाइक टू गिव देम द एंटायर क्रेडिट कि उन लोगों ने हमेशा मतलब हमारी गाइडेंस की, हमें सपोर्ट किया। मतलब मैं अगर ईसीएफएमजी की भी बात तब करता था तो मुझे याद है बहुत सारे सीनियर्स मेरे साथ जाते थे प्रिंसिपल ऑफिस। मैं जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाह रहा हूँ कि एक वो स्ट्रगल जो थी उसमें तमाम बैचेस जो उस टाइम थे सब ने अपना इक्वल इनपुट दिया। तो खैर इन शॉर्ट वो चीज हो गई। और आज जो ये सेशन है, आई थिंक इट वाज द डायर नीड ऑफ द टाइम कि हमारे भी ग्रेजुएट्स को पता चले कि व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस। या अगर बैक इन दोज डेज लोगों को पता होता तो आज ज्यादातर लोग उस पाथवे पे आ सकते। तो खैर इस चीज को खत्म करते हुए खैर मैं अब ये कहूंगा कि प्लैब के बारे में, जैसे फिजर भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो प्लैब में आई थिंक मेरा, अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहूँ तो फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे आई वाज क्लियर इन माई माइंड कि मैंने बाहर जाना है और मैंने यूएसएमएलई करनी। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मुझे याद है हमारे एक सीनियर थे रियाज भाई, तो उन्होंने, मुझे याद है हम मेस में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा यार तू यूएसएमएलई अगर नहीं भी करता तो तुम प्लैब की ऑप्शन देख लो। मैंने कहा नहीं भाई, प्लैब मैं कभी भी नहीं करूंगा, ये कोई करने की चीज है। जैसे मैं एक इसकी बड़ी कोटेशन देता हूँ कि जैसे अल्लाह एक है, इस तरह यूएसएमएलई पूरे वर्ल्ड में एक है। और उसकी जो डिग्री है, जिसकी जो ट्रेनिंग है, दैट्स आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास, बहुत अच्छा है। खैर इन शॉर्ट आई गॉट मैरिड और मेरी हाउस जब से पहले ही हो गई शादी। और उसके बाद जब मैंने बैठ के एकदम देखा कि यार, अच्छा मैं इसलिए थोड़ी ये जर्नी अपनी शेयर कर रहा हूँ कि काफी लोगों के प्लान्स होते हैं एंड समटाइम पीपल थिंक कि अच्छा यार अगर मैंने ये प्लान ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो मैं पता नहीं फेलियर हो गया हूँ। तो मैं उन्हें ये कहना बताना ये चाह रहा हूँ कि देर इज ऑलवेज अ प्लान बी। अब मैं हमेशा से यूएस फैमिली के बारे में डेडिकेटेड था।
इवन मैंने थर्ड ईयर में कैपलन भी थोड़ी बहुत स्टार्ट की। मेरा एक दोस्त है सत्तान, वो भी मेरा बैचमेट था, उसको भी बड़ा था कि स्टार्ट करना है, तो उसने भी स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने हर्डल्स देखी जो मतलब जैसे इनिशियल रजिस्ट्रेशन की भी नहीं थी, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज टू स्विच योर वे रादर देन स्टिकिंग देयर। मतलब फिर जब मैंने फाइनेंसिस का भी हिसाब लगाया, तो शाबा जी बिल्कुल सही कह रही थी कि वन हैज टू कीप इन माइंड के फाइनेंसिस प्ले अ मेजर रोल। अब when I got married, so it was just not the finance of one person, so it has to be for two persons. So like it was a difficult situation. So then I just thought over the process. I came to know कि यार अच्छा और भी options हैं। तो फिर I switched my entire journey to plab way, और फिर मुझे लगा कि अच्छा यार, क्योंकि मैं तब हाउस जॉब में भी था। अब हाउस जॉब में, अब जैसे क्वेश्चंस लोग काफी पूछते हैं यूएसएमएलई और प्लैब में जो मेजर डिफरेंस है, आई वुड से यूएसएमएलई asks for 200% dedication. You cannot say कि okay, I'll carry a job, I'll carry on the other activities like मैं पार्ट वन बी एफ सी पी एस दे दूंगा, मैं ये भी दे दूं और साथ में यूएसएमएलई भी दे दूं। नहीं, आप उसके लिए यू हैव टू लाइक सिट डेडिकेटेड। आपने उसके लिए सब कुछ करके आपने सिर्फ उस पर फोकस करने से, रिजवान रिजवान भाई भी कह रहे थे कि मतलब आपने फुल करना है तो फिर उसी को करना है जो भी हर्डल्स आती हैं। तो अब मैंने जब अपना प्लैब पाथवे स्टार्ट किया, तब सबसे पहले हमें यही था कि हमारा ईसीएफएमजी हो चुका था, लिंग्विस्टिक एग्जाम। मुझे लगा था कि यार ये बहुत इजी होगा, आइल्स है क्या हो गया यार, हमने शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, तो क्या है मतलब ऐसे लिखना है, स्पीकिंग है, हो ही जाएगा। बट शॉकिंग, इट वाज वेरी शॉकिंग कि जब मैंने फर्स्ट अपना आइल्स का अटेम्प्ट दिया, तो आई कुड नॉट गेट द कट ऑफ मार्क। तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग। मैंने कहा यार अब ये मुझे क्या क्या मैं करूं, मतलब ये तो मेरा प्लान बी था। हालांकि मैं प्लान ए जो मेरा यूएसएमएलई था उसको मैं छोड़ के प्लान बी आया था, और वो भी इट वाज लाइक गेटिंग स्टक। तो खैर आई ऑलवेज वाज लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटी। तो तब उस टाइम ओईटी, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्टिंग, तब नया नया अभी स्टार्ट हुआ था, लोगों को इतना अभी आइडिया नहीं था। मुझे भी एक रैंडम फ्रेंड से पता चला, तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया। एंड आई वेंट टू, मैं दुबई, पाकिस्तान में तब सेंटर नहीं था, मैं दुबई गया, वहां जाके वो एग्जाम दिया। और फिर पार्ट वन दिया, पार्ट वन कह रहा हूँ, प्लैब वन दिया। प्लैब वन अगेन मेरा पास फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो उससे भी मैं आई वाज शैटर्ड कि यार पता नहीं यार, अब मैं ये भी नहीं हो रहा मुझसे, क्या प्रॉब्लम है। तो खैर आई अगेन गिव एन अटेम्प्ट, तो वो हुआ। उसके बाद मैंने प्लैब टू आके दिया। तो बेसिकली उससे यही था कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। अब मैं प्लान बी के बाद प्लान सी तो जेन में होता है, बट फिर उसके बाद यू मेक अप अ माइंड कि यार नाउ आई हैव टू अचीव दिस। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मतलब वो होते होते मेरा फिर प्लैब टू भी हुआ, जीएमसी रजिस्ट्रेशन हुई। और फिर जॉब अप्लाई करने की बात, जैसे बुशरा बाजी अभी कोट कर रही थी, कनेक्शंस डू मैटर। तो मैं भी जब जॉब्स अप्लाई कर रहा था, मेरे साथ जो डिफरेंट कॉलेजेस के और स्टूडेंट्स थे, लाइक रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, इंस्टर मेडिकल कॉलेज, तो एज सुन एज उनका रिजल्ट आता था प्लैब टू का, तो विद इन अ वीक और मैक्सिमम विद इन अ मंथ उनको जॉब ऑफर हो जाती थी। तो अब मैं कहता था यार मेरे में क्यों, हमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे और मरियम को बहुत इशू हुआ जॉब्स ढूंढने में, अप्लाई करने में, कुछ समझ ही नहीं आती थी। वो पता ही चला कि सबके कनेक्शंस ऑलरेडी स्टैब्लिश थे, और वो जैसे ही एग्जाम पास करते थे उनको जॉब ऑफर होती थी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। बट मतलब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो मुझे भी जॉब ऑफर हुई और मैंने स्टार्ट किया। तो अगर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अगर आप कब स्टार्ट करें, तो आई थिंक बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर हाउस जॉब, आई वुड से कि अगर आपने प्लैब करना है, तो आई वुड से कि यू शुड प्लान टू एटलीस्ट crack your linguistic exam, that's the OET or IELTS, within that 1 year of house job. That's doable. Secondly, if you are able to take your PLAB 1 in that time within your house job, so that is also very good कि आप उस चीज को, मतलब it's not the end of the world, you can, मतलब लोगों का हो जाता है फेलियर, किसी का कोई और जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, बट आई वुड से एम हाउस जॉब के अंदर अंदर ही अभी 2 एग्जाम्स निकाल लें, एंड देन यू गो फॉर प्लैब टू। तो प्लैब टू इज बेसिकली मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उससे वो होता है। तो आई वुड से टाइमलाइन शुड बी, आई वुडंट से कि आप थर्ड ईयर से पढ़ने लग जाओ, क्योंकि जो प्लैब वन की जो थ्योरेटिकल एग्जाम है उसकी इतनी एक्सटेंसिव तैयारी नहीं चाहिए होगी जितनी यूएसएमएलई स्टेप वन की चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक, क्योंकि मैंने स्टेप वन पूरा पढ़ा नहीं है, बट आई थिंक पीपल हु हैव डन स्टेप वन वुड बी एबल टू elaborate in a better way, बट आई थिंक प्लैब वन फिर भी डुएबल है विद योर जॉब एंड स्टफ। तो फाइनल ईयर के बाद इफ यू आर क्लियर यू हैव टू डू द प्लैब, तो हाउस जॉब इज योर ईयर where you can do maximum of the exams and then go for प्लैब टू।
Dr. Ahmed, 2 points I want to connect. That is a very good explanation because you're the person who know both pathways. Like आपको USMLE का भी पता, आपको UK का भी पता, PLAB का भी. Like for me, मुझे PLAB का कुछ नहीं पता. लेकिन जो आपने बात की उससे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी. वन इज आप USMLE एग्जाम वन टाइम दे सकते हैं. इफ यू आर टेकिंग स्टेप वन, यू कैन नॉट फेल इट. आपके पास सेकेंड टाइम ऑप्शन नहीं है. इवन आप स्टेप टू दे रहे हैं, यू कैन नॉट टेक इट फॉर द सेकेंड टाइम, क्योंकि दैट इज अ ह्यूज 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 रेड फ्लैग. एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाती है. अगर आपकी स्ट्रगल पहले 100% थी, नाउ यू हैव टू गिव 500% टू पुश योर एप्लीकेशन टू गेट एन इंटरव्यू. तो उसमें फेलियर का आपके पास ऑप्शन नहीं है. इट्स वन टाइम एग्जाम. और सेकेंड ऑप्शन इज आप अपना स्कोर इम्प्रूव नहीं कर सकते. अगर आज आपका स्कोर जो है वो 230 आया, 230 240, इट्स एन बिलो एवरेज स्कोर. आप उसको जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टेक इट फॉर द सेकेंड टाइम. और सेकेंड जो पॉइंट है जो अहमद ने मेंशन किया अबाउट प्रिपरेशन, ही इज राइट. USMLE में आपको डे वन से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है. आपको अपने फर्स्ट ईयर से प्लान करना पड़ता है. इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, दैट्स द बेस्ट टाइम. आप उस टाइम जैसे अभी डॉक्टर रिजवान ने मेंशन किया कि यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंस्टेड ऑफ कैप्लान. तो मैं उसमें मेरा सेकंड ओपिनियन ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको MBBS की बुक्स कुछ समझ नहीं आती हैं. आपको बेसिक्स भी नहीं पता. यू कैन नॉट स्टडी दैट अदर रिसोर्सेज जो एक आफ्टर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर के बाद बच्चों को समझ आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को. इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, इफ यू आर इन सेकेंड ईयर, स्टडी कैप्लान. कैप्लान से आपके कंसेप्ट, आपकी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं. फिर आप उसके बाद जैसे जैसे आपका जो नॉलेज है वो मेच्योर होता जाता है, फिर आप अपने रिसोर्सेज चेंज करते जाते हो. देन यू कैन कनेक्ट बायोकेमिस्ट्री विद फिजियोलॉजी, देन यू कैन कनेक्ट फार्मा विद फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. आप डे वन से जो है वो मेच्योर रिसोर्सेज नहीं यूज कर सकते जो आप कैप्लान आपको सिखा सकती है. लाइक मैंने कभी कैप्लान नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में USMLE बहुत लेट स्टार्ट किया. एंड उसका एक ह्यूज बिग पॉइंट है. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, लेट क्यों नहीं कर सकते, उसके आपको कौन से कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे. वो इंशाल्लाह हम विद टाइम जो है उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया, थैंक अच्छा, यू. मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. एक तो के प्लान एक्चुअली ना कर देनी चाहिए स्टार्ट, लेकिन ना उसमें उसमें इशू ये है कि दैट इज़ वेरी शॉर्ट लाइक काइंड ऑफ नोट्स टाइप थिंग्स ना. लेकिन उससे उतनी अच्छी बेसिक्स नहीं बन सकती जितनी के जो एक्चुअल बुक्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ के बन सकती हैं. तो either way, like students can opt whichever the way they like. They just have to like make their basics strong. और उसके बाद डेफिनेटली फिर जो मेच्योर रिसोर्सेज हैं वो डेफिनेटली इन बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद ही लाइक थर्ड ईयर में जब भी वो उन्होंने अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो वो तब कर सकते हैं. इसके अलावा एक पॉइंट और मैं ऐड करता जाऊँ, क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि लाइक थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा लाइक अभी ग्रेजुएट होंगे. यहाँ पे आई डोंट नो के ऑडियंस में लोग हैं लेटर स्टेजेस पे MBBS के, या फिर हो सकते हैं ग्रेजुएट्स भी हों. तो आई माई सेल्फ डिड लाइक स्टार्टेड माई प्रिपरेशन आफ्टर हाउस जॉब. तो आई वुड से कि किसी भी स्टेज पे जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन नो डाउट उसके रेड फ्लैग्स जैसे डॉक्टर बुशरा ने मेंशन किए हैं कि होते हैं. लाइक अगर आपकी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन थोड़ा लेट हो जाए तो उसके इश्यूज आ सकते हैं. और एक्सक्यूज मी भाई, हमारे पास 1 मिनट से भी कम है तो हमने न्यू मीटिंग ज्वाइन करनी है. उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ये काइंडली वो मीटिंग सब ज्वाइन कर लें. वो अभी टाइम आ जाएगा जब एंटोनी होगी तो यही मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं हम ना नेक्स्ट मीटिंग के लिए. तो ओके अगेन ज्वाइन, यही लिंक अगेन ज्वाइन करें. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू.
हाँ, तो उसके बाद जो है आप प्रिपरेशन जो है लाइक इवन आप MBBS अभी जस्ट आपने किया है और अभी आपका प्लान बन रहा है कि आपने USMLE करना है, तो यू कैन डू दैट स्टिल। किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बहुत लेट भी स्टार्ट करते हैं और उनका हो जाता है। लेकिन आई वुड से कि जिसने भी स्टार्ट करनी है वो अपनी सीनियर से या जिन्होंने कर लिया हुआ है USMLE उनसे ज़रूर इन टच रहें, उनसे ज़रूर गाइडेंस लें। और उसके गाइडेंस के बगैर जो है वो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अच्छे तरीके से मूव ऑन कर सकता है। और आजकल के टाइम पे आई वुड से कि इंफॉर्मेशन जो है ना, दैट इज अ की टू सक्सेस। लाइक अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन, ना कि रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत सारे मिसलीडिंग भी आपको लोग मिलते हैं। मुझे भी बहुत सारे बीच में मिले थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, USMLE तो बिल्कुल ना कर, पर नहीं होगा तुमसे, ये होगा वो होगा। तो इस तरह के लोगों से भी आप को अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान। और दैट्स इट आई वुड से। ठीक ठीक हो गया डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर अहमद, थैंक यू। अगर मीटिंग एंड होती है तो आपने दोबारा उसी लिंक को ज्वाइन करना है, ठीक है। डॉक्टर अहमद ने हमें बताया कि उनकी स्ट्रगल, डॉक्टर अहमद की बहुत स्ट्रगल्स हैं। डॉक्टर तलाल का मैं नाम लूँगा, उसके अलावा और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने ये कहते हैं वहाँ पे हेल्प आउट किया। उनमें हमारे टीचर्स भी थे, डॉक्टर रिजवान ECFMG के लिए। और उसके अलावा डॉक्टर अहमद ने जो बात की कि प्लैब में रिसोर्सेज सब चीज़ों में चाहिए, ठीक है। डॉक्टर बुशरे ने कहा रिसोर्सेज सब चीज़ों में चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं भी एक फैमिली वाला बंदा, तो मैं बस यही सोचता रहा। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप एक दफ़ा काम शुरू करें, अल्लाह ताला जो है ना आपके ऐसे सबब बनाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, रिसोर्सेज आना शुरू हो जाएंगे। आप एक दफ़ा एक विल तो बनाए ना। बाकी जो बात डॉक्टर रिजवान ने की है कि आपने क्या कहते हैं जो कंसेप्ट हैं वो बेसिक बुक्स जो हैं उनसे KLM पढ़ रहे हैं आप। देखें जी, बॉडी तो एक ही है ना, आपने पढ़ना तो एनाटॉमी एक ही है। उन्होंने बुक्स ने डिफरेंट वे से लिखा हुआ है मगर एनाटॉमी तो सेम ही रहनी है ना। तो आपको कंसेप्ट होने चाहिए। इस तरह फिजियोलॉजी है उसके, तो बिल्कुल आपको, आप किसी के भी लेक्चर सुन रहे हैं, कोई यूट्यूब से लेक्चर सुने, कैप्लॉन से सुन रहे हैं आप कहीं, मतलब लेक्चर। क्योंकि हमारे दौर में तो जो टीचर थे, मैं आपको बताऊं, जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे वो ऐसे लोग थे जो आंटियां घर बैठी हुई थी, उन्होंने उठा के उनको डिमॉन्स्ट्रेटर बना दिया था। और मैं ये मैं सही बात कर रहा हूँ, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। मुझे ये कहते हैं आज तक कुछ टीचर थे जो हम फाइनल ईयर में पहुंचे तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बंदे का दिल भी करता था कि इनके लेक्चर लेने का। बाकी जो टीचर थे उनको खुद भी नहीं समझ आती थी कि क्या पढ़ा रहे हैं। और जब आप जो आपके जो जैसे डॉक्टर नजीब को सुन रहे हैं, आप कोई भी यूट्यूब पे अच्छा टीचर सुन रहे हैं, नो डाउट यहाँ पे भी अब अच्छे टीचर आगे होंगे। हमारे दौर में बहुत अच्छे टीचर थे। पैथोलॉजी के डॉक्टर सईद अनवर साहब तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन के चन्नर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इसी तरह और भी कई टीचर थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मगर जो मोस्टली जो टीचर थे वो ऐसे थे जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप, मेन जो चीज़ है कि कंसेप्ट है, ठीक है। आपको बताना चाहिए कि ये किस तरह कोई कंसेप्ट की बेस पे, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है वो मैटर करते हैं। वो आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, हमेशा जो है बड़ी बुक पढ़ें। मैं चाहे निकम्मा था मगर हमेशा गाइटन पढ़ी है, बिग रॉबिन पढ़ी है, कभी मैंने कोई शॉर्ट बुक नहीं पढ़ी। ये मेरा एक असूल रहा है, ठीक है। कि मैं चाहे फेल हुआ हूँ मगर पढ़ी हमेशा अच्छी बुक है। कभी मैंने कोई क्या कहते हैं शॉर्ट बुक नहीं पढ़ी जिंदगी में। अभी तक भी मेरा असूल यही है कि कभी शॉर्ट क्या कहते हैं बुक नहीं पढ़ी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर बुशरा से है, ये अवाम ने पूछा हुआ है कि एन NBME देना जरूरी है। यस, एब्सोल्युटली यस। उसमें ठीक हो रीजन गया। ये है कि जब आप यू वर्ड करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल आपने यू वर्ड परचेज किया है 1 ईयर के लिए, आपको पता है आपने 1 ईयर में यू वर्ड करना है। अदरवाइज आप फिर से $400-500 दे के परचेज करोगे यू वर्ड को। तो आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड ऑफ यू वर्ड टुक यू फॉर 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स के बाद आपने खुद को इवेलुएट करना है। लाइक आपको अंदर से लग रहा है कि मेरी मेरी तैयारी है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया इन नवंबर और मैंने 1 ईयर के लिए यू वर्ड परचेज किया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। मुझे लगा कि ये इजी एग्जाम है, लाइक जैसे FCPS होता है, मैंने FCPS पास किया हुआ तो मैं ये भी कर सकती। और उसके बाद मेरा फर्स्ट एड खत्म हो गई, बुक्स खत्म हो गई, यू वर्ड खत्म हो गया। जब मैंने फर्स्ट NBME लिया वो फेल हो गया। लाइक आई डिड नॉट पास इट। अब मैं क्या करूं? अब मैं दोबारा से यू वर्ड करूं? आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है तो आप दोबारा से यू वर्ड करते हो।
दोबारा से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो, तब मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने किस तरह से पढ़ा नहीं। आप फिर अपना गोल बनाते हो कि 6 वीक्स मैंने जो है वो तैयारी करनी है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट एनबीएमई लेना है। जब आप नेक्स्ट एनबीएमई लेते हो, फॉर एग्जाम्पल ना, अब आपका पास हो गया लेकिन आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आए, आपके स्कोर्स कम है, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी आप एग्जाम फेल कर दोगे। जैसे अब स्टेप 1 जो है वो पास फेल हो गया, और बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने फेसबुक पे देखा है कि लोग उसको फेल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये सिर्फ पास फेल है, अगर वो एनबीएमई बिलो स्कोर से पास करें दे कैन पास द एग्जाम, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर आप, अगर आपका पास होने लग गया, फिर आप गोल बनाते हो कि अब मैंने 4 वीक्स तैयारी करनी है, मैंने नेक्स्ट एनबीएमई लेना है। फिर आप नेक्स्ट